हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो डिस्कशन है वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियोस। और मैंने आपको बताया था कि म्यूचुअल इंडक्शन के प्रोसेस में हमेशा हम एक कॉइल से दूसरे कॉइल में फ्लक्स लिंक कराते हैं। कुछ उसी तरह का केस हमको यहाँ पर भी डिस्कस करना है। फॉर दैट पर्पज लेट अस कंसिडर वी हैव टू कोएक्सियल सोलेनोइड्स। दो सोलेनोइड्स हैं S1 और S2 और दोनों को हमने एक ही एक्सिस पे मान रखा है। ठीक है, S1 वाला अंदर वाला सोलेनोइड है, S2 वाला बाहर वाला सोलेनोइड है और दोनों सोलेनोइड्स की जो लेंथ है वो सेम दे रखी है, दैट इज L। बाकी के जो पैरामीटर्स है वो आपको नीचे दे रखे हैं। S1 का रेडियस R1 है, S2 का रेडियस R2 है, S1 के नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ N1 है, S2 के N2 है, S1 के नंबर ऑफ टर्न्स N1 है, S2 के N2 है। अगर S1 में करंट फ्लो हुआ है तो I1, S2 में करंट फ्लो हुआ है तो I2। नाउ द बेसिक टू डिस्कस दिस डेरिवेशन इज बहुत सिंपल है। नाउ इन दिस डायग्राम अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सा सोलेनोइड अंदर है और कौन सा बाहर है, तो वी कैन सिंपली से कि S1 अंदर है और S2 बाहर है। ठीक है, और वी कैन से कि S1 S2 के अंदर है। लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू है क्या? ऑब्वियसली नो। S2 के अंदर S1 है लेकिन S1 के अंदर S2 थोड़ी है। अब इससे हम क्या चीज़ निकालना चाहते हैं वो देखते हैं। मान लेते हैं कि मैं S2 में करंट फ्लो कराता हूँ। अगर कोई करंट S2 में फ्लो करेगा तो S2 की एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा और S2 का मैग्नेटिक फील्ड इस पूरे रीजन में एग्जिस्ट करेगा। नाउ वी कैन से कि S2 के मैग्नेटिक फील्ड में S1 पूरी तरह से डूबा हुआ है, टोटली इमर्स्ड। ये बात समझ में आ रही है सबको? ये चीज़ तो करेक्ट बोल सकते हैं अपन कि S2 के मैग्नेटिक फील्ड में S1 पूरी तरह से डूबा हुआ है। लेकिन सपोज मैं अगर करंट S1 में फ्लो कराता हूँ तो S1 में जो करंट फ्लो होगा उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ इतने से पोर्शन में ही आएगा। और ये कहना गलत हो जाएगा कि S1 के मैग्नेटिक फील्ड में S2 पूरी तरह से डूबा हुआ है। ये स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा। बस इतनी सी बात है और इससे हम ये पूरा डेरिवेशन या जो पूरा केस है वो डिस्कस कर सकते हैं। सबसे पहले जो मोस्ट ऑब्वियस और सिंपल केस लग रहा है अपन को, पहले उस पर जाते हैं, फिर अपना लेवल थोड़ा इंक्रीज करेंगे। ठीक है, इन फर्स्ट केस वी आर अज्यूमिंग कि हमने करंट S2 में फ्लो कराया है और S2 में करंट फ्लो कराने के बाद हम S1 वाली कॉइल से उसके मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्स निकालना चाहते हैं। ठीक है, नाउ तो S2 में करंट फ्लो कराएंगे, उसके मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्स S1 के एरिया के थ्रू सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो व्हेन करंट I2 इज पास्ड थ्रू S2, अगर S2 वाली कॉइल में करंट फ्लो करेगा तो उसका मैग्नेटिक फील्ड उसकी पूरी एक्सिस पर आ जाएगा। और अगर अपन इस S2 वाली कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड का रीजन ड्रॉ करें तो S2 वाली कॉइल में जो भी करंट फ्लो हुआ है उसकी वजह से उसका मैग्नेटिक फील्ड इस पूरे रीजन में लाई करेगा। ठीक है, नाउ अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये S1 के भी हर टर्न को क्रॉस कर रहा है। अब अगर S1 के एक टर्न से अगर ये मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस होता है तो उसके थ्रू जो फ्लक्स पास होता है वो दैट इज ∅1। लेकिन S1 के टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने माने अपन ने? N1। तो S1 के सभी टर्न्स के थ्रू जो फ्लक्स लिंक हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? N1 ∅1। सो द फ्लक्स लिंकेज थ्रू S1 that will be N1 ∅1 and it is proportional to the current in second because ये म्यूचुअल इंडक्शन है। क्योंकि S1 वाली कॉइल से जो फ्लक्स लिंक हुआ है उसमें मैग्नेटिक फील्ड S2 का है। फाइन, नाउ N1 ∅1 प्रोपोर्शनल टू I2 लिख दिया अपन ने। अब अगर यहाँ कांस्टेंट और प्रोपोर्शनल लगाते हैं तो हम इसे हमेशा M लिखते हैं, बट टू बी प्रिसाइज अब की बार यहाँ पर अपन हमेशा क्या लिखेंगे? इसको इसे लिखेंगे M12। दिस इज म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड। ठीक है, तो M12 क्या रिप्रेजेंट करता है? म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ S1 विद रिस्पेक्ट टू S2। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन, मेरे को यहाँ से बेसिकली कैलकुलेट करना है M12। तो उसके लिए पहले मुझे N1 ∅1 निकालना पड़ेगा। तो N1 ∅1 में सबसे पहले N1 इज बेसिकली नंबर ऑफ टर्न्स इन सोलेनोइड S1। नाउ अगर मेरे को N1 का वैल्यू नहीं पता है तो वी कैन कैलकुलेट इट विद द हेल्प ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अगर S1 के नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ N1 है, इसका मतलब यूनिट लेंथ के नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो गए? N1
तो एल लेंथ के नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो जाएंगे, N1 इंटू एल, दैट विल बी इक्वल्स टू N1। ठीक है, तो S1 के लिए N1 का वैल्यू कितना होगा, N1 इंटू एल। नेक्स्ट आता है 5 दैट इज फ्लक्स थ्रू फर्स्ट। फ्लक्स थ्रू फर्स्ट के लिए अपन सिंपली लिख सकते हैं फॉर्मूला BA। ठीक है, अब BA लिखने के बाद यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा B, ऑब्वियसली वो किसका होगा, S2 का। पर इस मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्स हमें किसके एरिया के थ्रू निकालना है, S1, तो यहाँ एरिया किसका आएगा, फर्स्ट वाले का। ठीक है, ये वाली स्टेप समझ में आई सबको। आगे बढ़ते हैं, N1 इंटू एल मल्टीप्लाइड बाय मैग्नेटिक फील्ड B2 इज बेसिकली द सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड, कौन सी वाली, S2 वाली। और लॉन्ग सोलेनोइड अगर अपन मन मान रखी है तो लॉन्ग सोलेनोइड के लिए उसकी एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या होता है, म्यू नॉट NI। तो B2 का वैल्यू हो जाएगा म्यू नॉट इंटू I2। ठीक है, और A1 दैट इज एरिया ऑफ फर्स्ट सोलेनोइड विल बी पाई R1 स्क्वायर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। ठीक है, ये N1 ∅1 का वैल्यू हो गया। नाउ वी वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ M12। तो अगर M12 निकालना चाहते हैं तो इस इक्वेशन से M12 लिख सकते हैं N1 ∅1 अपॉन I2। ठीक है, और अगर N1 ∅1 और N1 ∅1 का वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट करते हैं तो I2 से I2 कैंसिल हो जाएगा, और हमें M12 का वैल्यू जो यहाँ से मिलेगा वो क्या मिलेगा, म्यू नॉट N1 इंटू N2 L इंटू पाई R1 स्क्वायर। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस between these two solenoids, और precisely mutual inductance of S1 with respect to S2। ठीक है, तो इन दोनों सोलेनोइड्स के बीच की म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो वैल्यू होता है वो इन पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है। दोनों सोलेनोइड्स के नंबर ऑफ टर्न्स पर इनलेट पर डिपेंड करता है, लेंथ पर डिपेंड करता है, और अंदर ही अंदर वाली सोलेनोइड के एरिया पर डिपेंड करता है। फ्रॉम दिस फॉर्मूला वी कैन से कि बाहर वाले सोलेनोइड का क्या एरिया है उस पर हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, ये वाला केस क्लियर हुआ सबको। नाउ इसी तरह से एक और केस हम डिस्कस करेंगे। इस वाले केस में हमने करंट S2 में फ्लो कराया था और उसके मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्स S1 से सॉल्व किया था। अब बिल्कुल इसका उल्टा काम, हम S1 में करंट फ्लो कराएंगे और S1 के करंट की वजह से जो S1 की एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड आएगा उस मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्स S2 के थ्रू क्रॉस कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब उस वाले केस पर आते हैं। जो सिचुएशन अब अपन को डिस्कस करनी है उसमें हमें बोला गया है कि करंट अपन को S1 में फ्लो कराना है। तो व्हेन करंट I1 इज पास्ड थ्रू S1। अब आप देखो, अगर S1 से करंट फ्लो करेगा तो S1 से करंट फ्लो होने की वजह से S1 की एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, पर S1 का मैग्नेटिक फील्ड इतने रीजन में ही कन्फाइंड रहेगा। ठीक है, अब S1 का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो S2 के टर्न्स को क्रॉस तो कर रहा है, इसका मतलब S2 के टर्न्स के थ्रू फ्लक्स लिंक होगा। अगर S2 के एक टर्न के थ्रू फ्लक्स ∅2 है तो उसके सभी N2 टर्न्स के लिए फ्लक्स लिंकेज N2 ∅2 हो जाएगा। ठीक है, सो द फ्लक्स लिंकेज through S2 it will be N2 ∅2 that will be proportional to current in first due to mutual induction। ठीक है, now अब N2 ∅2 को आप और लिख सकते हो MI1 where this constant of proportionality is mutual inductance, पर अब की बार ये M21 हो जाएगा, और अगेन M21 को क्या लिखेंगे अपन, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। तो M21 इज mutual inductance of S2 with respect to S1। ठीक है, अगेन N2 ∅2 का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। N2 ∅2 के वैल्यू में सबसे पहले N2 का वैल्यू जैसे पहले लिखा था नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, अगर देखें तो सोलेनोइड S2 के नंबर ऑफ टर्न्स पर लेंथ अपन को N2 दे रखे हैं, तो अगर यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स N2 है तो L लेंथ में कितने हो जाएंगे, N2 इंटू L, और यही वैल्यू हो जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंड का। तो दिस विल बी N2 इंटू L मल्टीप्लाइड बाय ∅2 दैट इज फ्लक्स थ्रू सेकेंड विच इज BA। नाउ अब फ्लक्स थ्रू सेकेंड को अगर अपन ने B इंटू A लिखा है तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड किसका है, ऑब्वियसली करंट अगर S1 में फ्लो हुआ है तो उसी का मैग्नेटिक फील्ड होगा।
ठीक है, तो B1 लिख दिया। पर हमें इस मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्स किसके एरिया के थ्रू निकालना है, S2, तो यहाँ पर एरिया किसका आना चाहिए, S2 का, दैट इज A2। पर यहाँ पर एक छोटी सी बात है जो मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में डिस्कस करा था। हमको इस S1 के मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्स किस में से निकालना है, पूरे S2 के एरिया में से निकालना है, ठीक है। नाउ S2 के इस पूरे के पूरे सर्कुलर एरिया को हम दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। एक तो वो पार्ट जिसमें मैग्नेटिक फील्ड फ्लो कर रहा है, और एक वो पार्ट जो बचा हुआ है, दैट इज ये वाला, ठीक है। नाउ अब हमारे मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्स अगर अपन निकालना चाहते हैं तो एक एरिया ये है, एक एरिया नीचे वाला है और एक एरिया बीच वाला है। और हमें दिख रहा है कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ बीच वाले एरिया से ही पास हो रहा है, ऊपर वाले एरिया और नीचे वाले एरिया से तो पास हो ही नहीं रहा है। इसका मतलब हमारे S2 वाले कॉइल से अगर मुझे S1 के मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्स निकालना है तो उसके लिए एरिया मुझे S2 का पूरा नहीं लेना है, S2 का मुझे सिर्फ वो एरिया लेना है जिसमें से मैग्नेटिक फील्ड फ्लो कर रहा है, दैट इज दिस वन, ठीक है। तो हमेशा याद रखें कि यहाँ जल्दबाजी में आप एरिया सेकंड का ना लगाएं, एरिया उसी का लेना होता है जिसमें से एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा होता है, ठीक है। और यहाँ हम S1 के मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्स अगर निकालना चाहते हैं S2 के एरिया से, इसका मतलब ये हुआ कि आपको मैग्नेटिक फील्ड जिस एरिया से पास हो रहा है उसे ही कंसिडर करना है। इसका मतलब यहाँ एरिया हमेशा किसका लगेगा, फर्स्ट वाले का ही लगेगा। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग जो मैंने आपको स्टार्टिंग में डिस्कस करके बताया था ना। अगर अपन इसे आगे सॉल्व करते हैं तो सिंपल बचा हुआ है, दिस इज N2 into L, मैग्नेटिक फील्ड जो फर्स्ट वाले के एक्सिस पर होगा, अगेन इट इज अ सोलेनोइड, लॉन्ग सोलेनोइड, तो दिस इज म्यू नॉट N1I1 इंटू पाई R1 स्क्वायर, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होने की वजह से, ठीक है। ये वैल्यू कितना आ गया अपने पास, N2/2 का। नाउ इफ यू वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ M21 होगा N2/2 अपॉन I1, ठीक है। और अगर N2/2 का वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट करते हैं तो I1 से I1 कैंसिल हो जाएगा, वी आर गेटिंग म्यू नॉट N1 N2 इंटू L इंटू पाई R1 स्क्वायर, ठीक है। ये म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू आ गया ऑफ S2 विद रिस्पेक्ट टू S1। और अगर अपन दोनों वैल्यूज को कंपेयर करें, दैट इज M21 को M12 से कंपेयर करें, वी कैन से कि M21 और M12 इक्वल है, दैट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ S1 विद रिस्पेक्ट टू S2 निकालें या S2 विद रिस्पेक्ट टू S1 निकालें, दोनों ही चीजें हमेशा कैसी आएंगी, सेम आएंगी। ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा म्यूचुअल इंडक्टेंस इस केस में सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्री पर डिपेंड कर रहा है। इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ टर्न्स per unit length of both the solenoids, it depends on the length of the solenoid and it depends on the area of the solenoid which is inside। अंदर वाले सोलेनोइड के एरिया पर डिपेंड करता है, बाहर वाले सोलेनोइड के एरिया पर आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो बस छोटी सी चीज़ है जो अपन को इस स्टेप में याद रखनी है कि हमेशा मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्स उसी एरिया में से निकालना होता है जिस एरिया के थ्रू एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा होता है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।